नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुलाम नबी ने की मोदी की तारीफ, बोले मैं उन्हें कठोर समझता था पर उनमें इंसानियत है। चौकीदार चोर है का नारा सिर्फ राहुल गांधी का। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें बहुत कठोर आदमी समझता था, लेकिन उनमें इंसानियत तो है। मुझे लगता था कि उनकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको कोई परवाह नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज़ाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि इस संस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। चौकीदार चोर का नारा सिर्फ राहुल गांधी का था, उनके समर्थन में कोई वरिष्ठ नेता नहीं आया था। दोस्तों, गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इस्तीफे की चिट्ठी लिखने से पहले और उसके बाद 6 दिन तक मैं सोया नहीं हूँ। इस पार्टी को मैंने अपने खून से सींचा है। उसमें कहां से लोग आ गए हैं जो किसी काम के नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। वो हमसे मुलाकात कर रहे हैं जिन्हें अपने घर का पता नहीं है और वो हमसे सवाल करते हैं। सोनिया गांधी के लिए मेरे मन में आज भी वही इज्जत है जो 30 साल पहले थी। राहुल गांधी के लिए भी वही इज्जत है क्योंकि वे इंदिरा गांधी का परिवार है। राजीव सोनिया के बेटे हैं। निजी तौर पर मैं उनके लंबे जीवन की कामना करता हूं। हमने उन्हें एक सफल नेता बनाने की कोशिश की पर वे राजी नहीं हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एलजी विनय सक्सेना पर लगाया 1400 करोड़ के घपले का आरोप। सीबीआई जांच की गई मांग। जी हाँ दोस्तों, आप विधायक दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया है कि खादी विभाग में गांधी के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस घोटाले को लेकर सीबीआई में मामला दर्ज हुआ, लेकिन इसमें एलजी का नाम तक नहीं लिया गया और न सीबीआई ने रेड की, न एफआईआर में नाम लिखा गया, लिपापोती कर दी गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में उपराज्यपाल का पद संभालने से पहले विनय कुमार सक्सेना खादी विकास एवं ग्राम उद्योग आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। वह इस पद पर 25 अक्टूबर 2015 से लेकर 23 मई 2022 तक रहे। दिल्ली विधानसभा में विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। खादी ग्राम उद्योग का अध्यक्ष रहते हुए विनय कुमार सक्सेना ने नोटबंदी के समय नवंबर 2016 में पुराने नोट को नए में बदलकर घोटाला किया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के नाम पर 1400 करोड़ का घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान जब लाखों लोगों के व्यापार तबाह हो गए और लोगों की नौकरियां चली गई, तब एलजी विनय कुमार सक्सेना 1400 करोड़ का घोटाला करने में व्यस्त थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अक्षय कुमार की राम सेतु मुश्किलों में फंसी। सुब्रमण्यम स्वामी ने खिलाड़ी कुमार सहित 8 लोगों को भेजा लीगल नोटिस। गलत तथ्य दिखाने का है आरोप। जी हां दोस्तों, अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के इशारे पर हैं। स्वामी ने अक्षय को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दे दी। स्वामी ने कहा कि मुंबई के सिनेमा या फिर सिनेमा वालों को गलत तरीके से चीजें दिखाने की आदत है, इसलिए मैंने अपने वकील सत्य सबरवाल के जरिए इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी के लिए अक्षय कुमार यानी कि भाटिया को और 8 लोगों को नोटिस भेजा है। दरअसल दोस्तों, स्वामी का आरोप है कि अक्षय की फिल्म में राम सेतु को लेकर गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने उन्होंने 2 ट्वीट करके फिल्म के मेकर्स और अक्षय कुमार पर केस करने की बात कही थी। स्वामी ने कहा है कि अक्षय कुमार विदेशी नागरिक है तो हम उनकी गिरफ्तारी और उन्हें देश से बेदखल करने के लिए कह सकते हैं। भाजपा नेता स्वामी ने दूसरे ट्वीट में लिखा था कि मैं अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को गलत तरीके से पेश किया है। उनकी इस फिल्म से राम सेतु की छवि को नुकसान पहुंचा है। मेरे वकील सत्य सबरवाल केस का ड्राफ्ट फाइनल कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, मैं चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने सोमवार को एक रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। बीजेपी चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए काले धन और केंद्रीय
एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया। वे टीएमसी और हमें चोर कह रहे हैं। घोटाला हुआ है और वामपंथियों ने किया है। नौकरियों के बदले पैसे लेने की उनकी संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है। अदालत में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि हम भ्रष्ट हैं। फिर भी मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे हमें चोर कह रहे हैं। ये सब साजिश है। मीडिया पर भरोसा मत करो। वे हमारे नेताओं के पीछे हैं। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। मैं जेल से लड़ूंगी और जीतूंगी। आप मुझे वश में नहीं कर सकते। अगर मैं सत्ता में नहीं होती तो कुर्सी पर नहीं होती तो मैं महिलाओं से उनकी जुबान काटने के लिए कहती। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का पैसा उन्होंने रोक दिया है। उन्होंने लोगों का पैसा रोका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख के खौफ में हर रोज जी रही थी अंकिता। 2 साल से आते जाते छेड़ता अंकिता सहती रही और अंत में खौफनाक मौत मिली। जी हां दोस्तों, झारखंड में दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की कॉलोनी के ही युवक शाहरुख हुसैन ने जान ले ली। शाहरुख ने घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग में झोंक दिया। 5 दिन बाद रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोस्तों अंकिता IPS अफसर बनना चाहती थी। अंकिता की मौत के बाद दुमका में आक्रोश है। अंकिता जिस दुमका के मोहल्ले में रहती थी वहां हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। उनके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन है। मां की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। घर में वह पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। दोस्तों पिता संजीव सिंह आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि 3 भाई बहनों में मंजली अंकिता पढ़ने में काफी अच्छी थी। वह दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। अंकिता पिछले 2 साल से एक जैसा दर्द झेल रही थी जिसे वह सबके सामने शेयर नहीं कर सकती थी। इस तकलीफ का नाम शाहरुख हुसैन था। शाहरुख की छवि मोहल्ले में एक आवारा किस्म के लड़के की थी जिसका काम लड़कियों को लुभाना और उनको चुंगल में फंसाना था। मृतक अंकिता के मुताबिक शाहरुख ने धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे और मेरे परिवार वालों को मार देगा। मुझे उसकी हरकतों का अंदेशा तो था, लेकिन यह नहीं समझ पाई कि मेरे साथ ऐसा होगा। अंकिता ने बताया कि 22 अगस्त की रात उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मारेगा। मैंने पापा को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि सुबह होने के बाद इस मामले का हल निकाला जाएगा, लेकिन इससे पहले कि इस समस्या का कोई हल निकल पाता 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर मुझे जला डाला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक वरिष्ठ राजनेता के इशारे पर तिस्ता ने रची साजिश। गुजरात सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। जी हां दोस्तों, गुजरात दंगों के मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश रचने की आरोपी तिस्ता सितलवाड़ा की जमानत अर्जी का राज्य सरकार ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में गुजरात सरकार ने कहा कि तिस्ता के खिलाफ FIR सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। राज्य सरकार का कहना है कि तिस्ता ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता के इशारे पर साजिश रची थी। तिस्ता ने उस राजनेता से कई बार मुलाकात की और इसकी एवज में उसे काफी पैसा भी मिलता था। गुजरात सरकार का कहना है कि गवाहों के बयान से यह साफ है कि यह पैसा दंगा पीड़ितों के राहत कार्य के लिए नहीं था। राज्य सरकार के मुताबिक गवाहों ने बताया कि गुजरात दंगों के 1 हफ्ते के अंदर तिस्ता अहमदाबाद पहुंची और वहां उसने बाकी आरोपियों और सियासी नेताओं से मुलाकात की। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए 2 गवाहों के बयान से साफ है कि ऐसी ही एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई जिसमें तिस्ता और बाकी आरोपियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़ना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया का दावा, कल हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है CBI, स्वागत है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि कल यानी कि मंगलवार को CBI उनका बैंक लॉकर देखने वाली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कल CBI हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर का 24 घंटे की रेड में कुछ नहीं निकला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। CBI का स्वागत है। जांच में मैं और मेरा परिवार पूरा सहयोग करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर बीती 19 अगस्त को CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी विभाग भी संभालते हैं, के आवास पर छापेमारी की थी। जबकि 14 घंटे तक चली इस छापेमारी में CBI ने मनीष सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त किया था। इस मामले को लेकर CBI ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की नई शराब नीति में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पिछले महीने CBI जांच की सिफारिश की थी। नवंबर में शुरू की गई नीति के तहत शराब की दुकान के लाइसेंस निजी कारोबारियों को सौंपे
छोड़े गए थे। इस शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, लेकिन दोस्तों मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर में की गई छापेमारी में कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि सीबीआई ने इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है और कोई भी सबूत मिलने का दावा नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्यूल लीक और दरार की वजह से नासा मिशन का काउंटडाउन रुका। जी हाँ दोस्तों, नासा के महत्वाकांक्षी मून मिशन यानी कि आर्टेमिस 1 को फिलहाल टाला जा सकता है, क्योंकि 29 अगस्त 2022 को लॉन्च से कुछ सेकंड पहले वैज्ञानिकों ने ईंधन के रिसाव और दरार को देखा। अब आशंका है कि नासा इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च पैड 29B पर तैनात है। फिलहाल दोस्तों काउंटडाउन को रोक दिया गया है। आर्टेमिस 1 मिशन का लॉन्च विंडो 29 अगस्त 2022 की शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का था। दोस्तों नासा ने सोमवार सुबह कहा कि हम एक छोटे फ्यूल लीक से जूझ रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस मिशन में यह छोटी सी दिक्कत कितनी देरी कर सकती है। रॉकेट में ईंधन के तौर पर सुपर कोल्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा जाता है, लेकिन लीक की वजह से ये काम रोक दिया गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए तूफानी मौसम की वजह से भी ईंधन भरने का काम रोका गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिनलैंड प्रधानमंत्री के विवादित डांस के सपोर्ट में हिलेरी क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी 10 साल पुरानी फोटो शेयर की, कहा डांस करती रहो। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का पार्टी वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कई लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मरीन का समर्थन किया। क्लिंटन ने ट्विटर पर मरीन के सपोर्ट में अपनी एक फोटो शेयर की। इसमें वे एक क्लब में डांस करते हुए नजर आ रही है। हिलेरी 2012 में विदेश मंत्री रहते हुए कोलंबिया के दौरे पर गई थी। उसी समय की ये तस्वीर है। क्लिंटन ने फोटो के साथ लिखा, कीप डांसिंग सना मरीन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए हिलेरी को धन्यवाद भी दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में मीट बैन पर भड़के ओवैसी, फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस और वध पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध BBMP सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में लागू होगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर नगर निकाय ने मीट पर बैन लगाने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया। BBMP के इस फैसले पर हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, यह फैसला सरकार नहीं करेगी, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह फैसला ले रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजू श्रीवास्तव ने 5 सेकंड के लिए खोली थी आंखें। रिश्तेदार ने बताया ICU में पत्नी मिलने गई थी, तभी आया था होश। बेटी बोली हालत है स्थिर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर है। गुरुवार को उनको होश में आने की बात सामने आई थी। राजू के रिश्तेदार ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे उनकी पत्नी शिखा ICU में देखने गई थी। उन्होंने राजू से कहा था, कितने दिन से लेटे हो, आंखें खोलो, घर चलो। इसके बाद राजू ने करीब 5 सेकंड के लिए आंखें खोली। राजू के साले आशीष श्रीवास्तव ने भी उनके होश में आने की पुष्टि की थी। उधर राजू की बेटी अंतरा ने भी सोशल मीडिया में पिता की हेल्थ का गुरुवार शाम को अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हालत स्थिर है, वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अंतरा ने यह भी कहा कि सिर्फ एम्स दिल्ली और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के बयान पर ही भरोसेमंद और वास्तविक हैं, तो इन्हीं पर ही विश्वास करें। किसी अन्य के बयान अविश्वसनीय है। हालांकि राजू श्रीवास्तव के होश में आने को लेकर उन्होंने कोई जानकारी शेयर नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 861 अंक गिरकर 57,972 अंक पर बंद हुआ। सोने चांदी भी फिसले, डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले नेगेटिव संकेतों से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 861 अंक गिरकर 57,972 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 246 अंक टूटकर 17,312 के स्तर पर क्लोज हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 12 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोना 51,265 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये आज 54,316 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। आज दोस्तों रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 89.94 रुपए पर पहुंच गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोनाली फोगट मर्डर केस में आरोपियों का कबूलनामा, हुए चौंकाने वाले खुलासे। जी हां दोस्तों, टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगट की 23 अगस्त को मौत की खबर सामने आई थी। लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक हंसता हुआ चेहरा अचानक से इस दुनिया से चला गया। फिर सोनाली के मर्डर की कहानी सामने आई। उनकी हत्या का आरोप उनके सहयोगियों पर ही लगा। मर्डर केस में सबसे पहले गोवा में अंजुमा पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर प्रशाल की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया और उसके बाद सुधीर सागवान और सुखविंदर ने कबूल भी कर लिया। एबीपी न्यूज एजेंसी के अनुसार अंजुमा पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को 9:22 पर सेंट एंथोनी अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी का एक फोन आया। अस्पताल ने अंजुमा पुलिस को सूचित किया कि सेंट एंथोनी अस्पताल में एक महिला को संदिग्ध हालत में मृत पाया गया है। इस संबंध में जानकारी दर्ज की गई और पीएसआई फ्रांसिस्को जेनिवर, पीएसआई शाहिल वारंग एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सेंट एंथोनी अस्पताल पहुंचे। पुलिस को सेंट एंथोनी अस्पताल में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक सोनाली फोगट को सुधीर पाल सागवान और सुखविंदर सिंह नाम के दो शख्स वेटागोर इलाके से लियोनी रिजोर्ट से सेंट एंथोनी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। दोस्तों, पूछताछ के दौरान सुधीर पाल सागवान ने यह कहते हुए अपराध कबूल कर लिया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली फोगट को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुमा में करली रेस्तरां ले गए और वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगट को पिला दिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीला पदार्थ एमडीएमए हासिल करने में उसकी मदद की थी। बाद में पूछताछ के दौरान ये बात सुखविंदर सिंह ने कबूल भी की। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्तरां में असहज महसूस करने लगी। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बाद में उन्हें सुधीर पाल सागवान और सुखविंदर सिंह होटल ग्रांड लियोनी रिजोर्ट ले गए और फिर सेंट एंथोनी अस्पताल ले गए, जहां सोनाली को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। OTT पर रिलीज हो सकती है कार्तिक आर्यन की फ्रेडी, इतने करोड़ की डील की है खबर। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों प्रोड्यूसर और एक्टर्स के पसंदीदा एक्टर हो चुके हैं। ऐसा हो भी क्यों न है, उनकी पिछली फिल्म भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, जिसके बाद से कार्तिक आर्यन की डिमांड काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि आज कार्तिक की झोली में बैक टू बैक कई फिल्में हैं। दोस्तों, इस बीच अब खबर है कि उनकी फिल्म फ्रेडी को सिनेमाघरों की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की तैयारी है। फ्रेडी कार्तिक आर्यन की अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, कल तक बहुमत साबित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सीएम अरविंद केजरीवाल कल बहुमत साबित करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी पर सत्ता पलटने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के बाद केजरीवाल ने खुद बहुमत साबित करने की पेशकश की थी। ऐसा करके वो दिखाना चाहते थे कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को उन्होंने दिल्ली में नाकाम कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फर्नीचर विक्रेता कंपनी आइका पर लगा नस्लवाद का आरोप, तेलंगाना के मंत्री ने कही बात। यहां समझिए पूरा मामला। जी हां दोस्तों, स्वीडिश फर्नीचर निर्माता कंपनी आइका की हैदराबाद शाखा पर नस्लवाद का आरोप लगाया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर आइकिया ने खेद जताया है। फर्नीचर विक्रेता आइकिया ने कहा कि उसे अनिवार्य बिलिंग प्रोटोकॉल के बाद शिकायतकर्ताओं को हुई असुविधा के लिए खेद है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फर्नीचर और घरेलू उपकरण बेचने वाली कंपनी पत्रकार नितिन सेठी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। नितिन सेठी ने ट्वीट कर लिखा है कि कैसे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की रहने वाली उनकी पत्नी की तलाशी ली गई। सेठी ने पत्नी से पहले किसी अन्य ग्राहक की तलाशी नहीं ली गई थी और जब इसकी ओर इशारा किया गया तो आइकिया के कर्मचारी कथित तौर पर इस कदम का बचाव करने के लिए आगे आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे ने इस पर भी इस मामले पर आइका को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया कि यह भयावह और बिल्कुल अस्वीकार्य है। कृपया सुनिश्चित करें कि एक उचित माफी जारी की जाए और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सभी ग्राहकों का सम्मान करने के लिए अपने कर्मचारियों को शिक्षित, संवेदनशील और प्रशिक्षित करें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस एजीएम में 5G सर्विस का ऐलान, दिवाली तक मेट्रो सिटीज में मिलेगी। अनंत को न्यू एनर्जी और ईशा अंबानी को रिटेल बिजनेस की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया गया। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G की शुरुआत मेट्रो सिटी में दिवाली तक होगी। 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशा अंबानी ने रिटेल बिजनेस की जानकारी देते हुए बताया कि देश के 260 शहरों में जियो मार्ट पहुंच चुका है। रिलायंस FMCG बिजनेस भी लॉन्च करेगी। दोस्तों अंबानी ने कहा कि जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क होगा। जियो 5G के लेटेस्ट वर्जन को डिप्लॉय करेगा, जिसे स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। इसकी 4G नेटवर्क पर शून्य निर्भरता है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो लो मेंटेनेंस कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस और मेटावर्स जैसी कई और पावरफुल सर्विसेज लॉन्च करेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रविवार को खेले गए भारत पाकिस्तान के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन से खिलाड़ी को चुना गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।